नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 8 और ये हम पढ़ रहे हैं CQA मेथड से, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड, जिससे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। और टॉपिक चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क एज सोन बिलो y12 इज इक्वल टू। तो मैंने आपको y1 वाले पैरामीटर, y12 वाले पैरामीटर्स वगैरह बताए थे कि कैसे y12 y11 निकालते हैं, यानी कि एडमिटेंस पैरामीटर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो y12 होता है उससे हमें डायरेक्ट I1/V2 ऐसा करना होता है, और जो पीछे वोल्टेज बचता है उसको जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पीछे कौन बचा है? V1, क्योंकि V2 हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो V1 यहाँ से हम जीरो कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हमें बेसिकली I1 की ज़रूरत है। ये हमारा मेन फोकस है, मेन एम है। हमें I1 की ज़रूरत है इस एम को पूरा करने के लिए। तो I1 कैसे निकालेंगे? तो I1 हमें सर्किट से ही मिलेगा। अब उससे पहले हमने कह दिया कि V1 जीरो करना है। तो V1 जीरो करने के बाद हमें सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये V1 जीरो करने का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट करना है। वोल्टेज को जीरो करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज को जीरो करने का मतलब है शॉर्ट करना, ब्रांच को शॉर्ट करना। तो जब शॉर्ट करेंगे तो इस प्रकार से कुछ हमें इक्वेशन सर्किट है वो मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें जो सर्किट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आता है। क्या है कि रजिस्टेंस, किसी भी रजिस्टेंस के पैरेलल में, आप जानते हो किसी भी रजिस्टेंस के पैरेलल में यदि कोई ब्रांच शॉर्ट होती है तो उसको रजिस्टेंस की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को ही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। ये आई होप आप सबको पता हो। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो करंट होती है फिर वो सारी की सारी करंट यहीं से निकल जाएगी। इसको वो ऐसे फॉलो ही नहीं करेगी, क्योंकि इसको यहाँ पे एकदम हाईवे मिल रहा है तो सारा हाईवे पे ही हो जाएगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से बन रहा है कि इस ब्रांच के शॉर्ट है यहाँ वाली पैरेलल, तो इसको ख़त्म कर देंगे और सिर्फ ये वाले काम मिलेंगे। इसकी वजह से अब जो सर्किट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हमें I1 चाहिए। ये I1 है, ठीक है। I2 मैंने गलती से I2 लिख दिया है, I1 है। तो अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से इस सर्किट को देखिए कि ये जो V2 है, ये वाला, ये जो V2 है ये पैरेलल में है इसके भी और इसके भी, यानी दोनों का ही वोल्टेज V2 होगा। तो अब जाहिर है कि जो हर ब्रांच में जो करंट होगी V2 की वजह से होगी, यानी ये भी जो करंट है I1 ये भी V2 की वजह से है। लेकिन देखिए, V2 की वजह से जो करंट होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये डायरेक्शन होगी। लेकिन हमारे इस करंट की डायरेक्शन ये वाली है, यानी वैल्यू कैसी आएगी? माइनस में। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब अगर ये रजिस्टेंस होता, यहाँ पे यदि क्या होता, रजिस्टेंस होता, तो करंट की वैल्यू क्या होती? वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। लेकिन ये एडमिटेंस है, यानी इसका जो रजिस्टेंस का इन्वर्स लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो YC, तो मल्टीप्लाई कर दिया V2 को YC से, तो माइनस V2 YC। कि माइनस किस वजह से आया? डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू जो है मिल गई है, I1 है, I1 की वैल्यू मिल गई, यानी हमारी जो नीड है वो पूरी हो गई। तो नीड पूरी होने की वजह से अब इसको हम अपने जो मेन एम है उसमें पुट कर दिया, तो उसकी वजह से हमको मिल गया V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा माइनस YC। तो Y12 जो पैरामीटर चाहिए था उसकी वैल्यू आ गई माइनस YC। बहुत ही अच्छा और शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट बन सकता है, इसीलिए मैंने शामिल किया है इसको। तो क्या क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ 10 ब्रांचेस एंड 7 नोड्स विल हैव, यानी 10 ब्रांच दे रखी है और 7 नोड दे रखे हैं। और बोला है कि आपको कितनी लूप इक्वेशन है जो बनेगी इससे। तो लूप इक्वेशन उतनी ही बनती है जितने लूप होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है फंडामेंटल लूप निकालने का? इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? B-N+1, यानी ब्रांचेस में से नोड की नंबर्स घटा दो, फिर पीछे जो बचे उसमें 1 ऐड कर दो। तो हमें सब वैल्यू दे रखी है, 10 ब्रांच है, 7 नोड है, पीछे बचेगा 3, 10 - 7 3, उसमें एक आप ऐड कर दोगे तो 4। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखना, इस क्वेश्चन से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। अभी तक में जो एक पूरा ही नया कॉन्सेप्ट आएगा, हो सकता है कि आपने पहले भी ना पढ़ा हो कहीं ऐसा। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अ पोल ऑफ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन इम्पल्स। बहुत ही ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको यदि डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया
तो बहुत ही कम लोगों का चांस होगा, जिन्होंने भी हो सकता है ये लेक्चर नहीं देखा हो, तो बहुत ही कम चांस होगा कि उनके ये क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन चूंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन सही होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे जो लेक्चर बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सबको आने ही चाहिए, जो और आमतौर पे हो सकता है कि कई बार मिस हो जाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आप तभी सही कर पाते हो जब माइंड में आपकी वो चीज़ें हाईलाइट होती है। तो मेरे ये लेक्चर्स देखने से आपके वो सारे कॉन्सेप्ट माइंड में हाईलाइट रहेंगे। बाकी जो आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो वो पढ़ना ही होता है। मेरे ये लेक्चर बस आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि कॉन्सेप्ट हाईलाइट होंगे। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट अभी मैं बताने वाला हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि मैं पढ़ चुका हूँ, अ पोल ऑफ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन इम्पल्स, यानी एक फंक्शन है कैसा, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। इसका पोल क्या इम्प्लाइज करता है, क्या इम्प्लाइज करेगा। इसका क्या मतलब है कि यदि आप एक ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन के पोल की बात करते हो तो उसके हिसाब से कौन सी चीज़ सही होगी। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसके हिसाब से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, नेटवर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी नेटवर्क फंक्शन क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले तो क्यों, वाई नेटवर्क फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हमें नेटवर्क को स्टडी करना है इन मैथमेटिकल वे। मैथमेटिक्स से चीज़ें जल्दी प्रूव होती है, सही होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि मैथ कभी गलत नहीं हो सकती यदि आपने सारे रूल फॉलो कराए हैं मैथ की प्रॉपर्टीज़ के। इसीलिए हम हमेशा चीज़ों को मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो सर्किट का नेटवर्क बनता है इलेक्ट्रिकल का, उसको भी हम मैथमेटिकल वे में स्टडी करना चाहेंगे, इसीलिए हमें नेटवर्क फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये हमारे पास उसका एक पोर्ट है जिसको इनपुट पोर्ट बोलेंगे। यहाँ हम ड्राइविंग सोर्स यानी कि जो ड्राइव करेगा, इसीलिए हमने बोला ड्राइविंग सोर्स है, इस तरफ लगाएंगे। फिर यहाँ से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ये एक नेटवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए स्टडी करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि किसी को सिर्फ इसी पोर्ट के हिसाब से स्टडी करना हो कि इस पोर्ट में हमारा क्या क्या है, क्या इम्पीडेंस है, क्या एडमिटेंस है, सिर्फ इसी पोर्ट के लिए। अब चूंकि ये पोर्ट ड्राइविंग सोर्स से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इस पोर्ट की स्टडी के लिए जो आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे उसको हम नाम दे देंगे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। उसको क्या नाम दे दिया, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ ये नाम हो सकता है आप में से कईयों ने सुना हो, तो आज इसका मतलब पता कर लीजिए कि ड्राइविंग का क्या मतलब है। मैं आपको बता चुका हूँ कि चूँकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं हम, ड्राइविंग सोर्स लगाते हैं हम, इसी वजह से चूँकि इस पोर्ट पर ड्राइविंग सोर्स लगाया हुआ है इसीलिए यहाँ जो फंक्शन है वो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नाम है इसका, इसीलिए ड्राइविंग नाम दिया है। तो अब देखिए मान लीजिए इसको यहाँ पे किसी को इस पोर्ट पे इम्पीडेंस पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। अब चूंकि इसी पोर्ट पर बात कर रहे हैं तो वोल्टेज भी इसी पोर्ट का होगा और करंट भी इसी पोर्ट की होगी। जैसे मान लीजिए किसी को Z11, अब 11 क्या है, यहाँ पे पोर्ट का नाम है, तो Z11 पता करना है तो जो V होगा वो भी वन पोर्ट का, पोर्ट 1 का होगा, I होगा वो भी पोर्ट 1 का होगा, यानी Z11 इज इक्वल टू V1/I1। इसी प्रकार मान लीजिए किसी को इसी पोर्ट पर एडमिटेंस चेक करना हो, YX11X लिखा है, तो उसी पोर्ट की करंट उसी पोर्ट की वोल्टेज, इसका रेशियो लेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए Y11, तो Y11 के हिसाब से I1/V1। ये तो बात हुई ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की और हमने एक ही पोर्ट पे बात की थी। लेकिन अब मान लीजिए किसी को इस पोर्ट और इस पोर्ट इन दोनों के हिसाब से स्टडी करना हो, ट्रांसफ़र कि कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसीलिए जो नाम आता है यहाँ पे इस स्टडी के लिए वो आता है ट्रांसफ़र फंक्शन। हो सकता है आप में से कईयों ने ऑलरेडी ये नाम सुना सा आपको लग रहा होगा। तो ट्रांसफ़र फंक्शन यहीं से आता है क्योंकि हम यहाँ बेसिकली ट्रांसफ़र वे में स्टडी कर रहे हैं। तो अब हो सकता है किसी को वोल्टेज पता करना हो कि वोल्टेज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, करंट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, इम्पीडेंस का क्या मामला है, एडमिटेंस का क्या मामला है, ये चीज़ें हम ट्रांसफ़र फंक्शन में देखते हैं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने कि यदि मान लीजिए किसी को V12 देखना है तो अब यहाँ देखिए जो वोल्टेज होगा वो X यानी पहले वाले पोर्ट का और दूसरे वाले वोल्टेज का वोल्टेज, क्योंकि हम दोनों चीज़ें पता करनी है दोनों पोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ दोनों पोर्ट पिक्चर में आएंगे, इसीलिए V1/V2, इसको हम G12 भी बोलते हैं। अब यदि करंट पता करना हो तो करंट भी कुछ इसी प्रकार से होगा, करंट X/करंट Y। एग्जाम्पल ले लिया मैंने α12, इसको I1/I2। इसी प्रकार से इंपीडेंस की बात करें तो यहाँ भी मान लीजिए इंपीडेंस XY होगा तो वोल्टेज X/करंट Y यानी Z12, एग्जाम्पल लिया Z12 बराबर V1/I2। इसी प्रकार से एडमिटेंस XY तो करंट X/वोल्टेज Y यानी Y12 बराबर I1/V2। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है नेटवर्क फंक्शन की। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ड्राइविंग फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन का, वो किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है।
अब देखिए हमारे क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन को एट पोल पर देखना है। तो अब वैसे तो इसका भी डिटेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सीधा सा ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो ताकि एग्जाम में आपको ये हाईलाइट हो जाए। तो एट पोल का क्या मतलब है कि बेसिकली वो बात कर रहा है इनफाइनाइट करने की, किसको, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन को। अब ड्राइविंग पॉइंट की बात की है यानी उसी पोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, मैंने ले लिया Y11। क्वेश्चन के जो सर्किट के हिसाब से देखा जाए, हमने यदि सोचा जो सर्किट है कि ड्राइविंग पॉइंट की बात हो रही है तो हम उसी पोर्ट की बात करेंगे, तो मैंने ले लिया Y11। ऐसे मान लिया एक ही पोर्ट की बात कर ली, उसको अब इनफाइनाइट के इक्वल रखना है। अब Y11 कैसे निकालेंगे, तो मैं बता चुका हूँ I1/V1, क्योंकि जो एडमिटेंस होता है वो करंट और वोल्टेज का रेशियो होता है, और उसी पोर्ट की बात हो रही है तो Y1/V1 इसको अब इनफाइनाइट के बराबर रखना है। ये हमारा अब मेन एम हो गया। अब हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। तो पहले ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जीरो करंट फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्राइविंग वोल्टेज, यानी करंट जीरो लेनी है और वोल्टेज को कोई फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू लेनी है। तो देखते हैं कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो हमने देखा है इसको, तो अब हमें करंट जीरो लेनी है और वोल्टेज की कुछ भी वैल्यू लेनी है। तो अब हम जब जीरो अपॉन कुछ भी लेंगे तो हम जानते हैं, बच्चों वाली मैथ है कि जीरो के नीचे जब कुछ भी किसी का भी भाग देते हैं तो वो जीरो ही आंसर देता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनफाइनाइट, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे में उसने बोला है कि करंट की कुछ फाइनाइट वैल्यू ले लीजिए और वोल्टेज को जीरो लीजिए। तो इस बार जब हम दूसरे ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो फाइनाइट अपॉन जीरो, तो अगेन ये बच्चों वाली मैथ है कि जब नीचे जीरो आता है और ऊपर कुछ वैल्यू होती है फाइनाइट, तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। तो ये हमें इनफाइनाइट ही चाहिए, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हमें अपना मिल गया आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही नया लगा होगा आपको, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, माइंड में बसा लीजिए। इसकी डिटेलिंग में आप जा सकते हो, आपके पास इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपके टाइम है, वो तो पढ़ना ही है, इसकी डिटेलिंग में जाना है। लेकिन यदि आप डिटेलिंग में नहीं जा पाओ तो ये क्वेश्चन तो आपको माइंड में बसाना ही है। उसी प्रकार से मैंने समझा भी दिया है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ऑफ द सर्किट सोन इन द गिवन फिगर व्हेन s टेंड्स टू जीरो एंड s टेंड्स टू इनफाइनाइट द एलिमेंट्स आर नॉर्मलाइज्ड विल रेस्पेक्टिवली बी। क्या बोल रहा है, हमें एक सर्किट दिया है इस प्रकार से, और बोल रहा है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये बोल रहा है बेसिकली जब आप s क्या करोगे, जीरो टेंड्स, और s की वैल्यू जो है इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रही हो। देखिए जो एरो होता है इसका मतलब होता है टेंड्स टू, यानी उसकी तरफ बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो अब ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसका सिंपल सा पहले ये समझेंगे कि चूंकि ये बोल रहा है कि s को जो है वो जीरो की तरफ बढ़ाना है, s को ही इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाना है, तो हमारा जो सर्किट है पहले उसको हम s की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम s की बात कर पाएंगे कि s को जीरो करना है, s को इनफाइनाइट करना है, वो तो बात की बात है। पहले इसको s की फॉर्म में तो चेंज करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट गिवन सर्किट इनटू s टर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बता चुका हूँ डिटेलिंग में कुछ पिछले लेक्चर्स में कि कैसे चेंज करते हैं, लाप्लास के टाइम बताया था। लेकिन फिलहाल आपको इन शॉर्ट इन शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है कि जो आर होता है वो आर ही रहता है, जो एल होता है वो एल एस में चेंज हो जाता है, और जो सी होता है यानी जो कैपेसिटर है वो 1/CS में चेंज हो जाता है जब हम सर्किट को एस की टर्म में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो क्या क्या बनेगा सर्किट। तो देखिए 0.75 रेजिस्टेंस तो ऐसे रहेगा, ये जो था कैपेसिटर था तो 1/0.5s, यहाँ पे भी कैपेसिटर था तो 1/0.5s, और यहाँ पे जो इंडक्टर था तो 2s। अब हमारा जो बेसिक हम सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है और सीरीज में होता है उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा बात बनेगा, आगे भी सॉल्व करोगे इस प्रकार से, ये तो मतलब बच्चों वाली मैथ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखना है हमको, बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो मेन कैलकुलेशन का जो कहते हैं ना लॉजिकल वाला पॉइंट स्टार्ट होगा कि यहाँ पे गलती होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने देखिए नाम दिया सर्किट इक्वेशन को ए और इक्वेशन बी, क्योंकि देखिए यहाँ से फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब इस फॉर्मेट वर्ड को आपको माइंड में हाईलाइट करना है। फॉर्मेट क्या मतलब है फॉर्मेट का, देखिए अब हमें वैल्यू को पुट करने की बारी आएगी, क्योंकि हमें उसने क्या बोला था कि एस जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रही है, एस जो है वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि वो तो बोलता है कि एस की तरफ बढ़ रही है, एस की जीरो की तरफ बढ़ रही है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। तो अब हम क्या ध्यान रखते हैं, पुटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैथ में कि हमें इस प्रकार के फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है कि जो वैल्यू है हमारी ओवरऑल वो पूरी फिनिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दो, सारे में 0 0 कर दो, बाद में पता चला वैल्यू कुछ आई नहीं, सारी जीरो हो गई। इस प्रकार से पुट नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है कि ऐसा फॉर्मेट बनाना होता है कि पूरी की पूरी वैल्यू फिनिश नहीं होनी चाहिए, कुछ पीछे बचनी चाहिए।
तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी तक जो हमें इक्वेशन मिली थी उसमें मैंने इस प्रकार से फॉर एस पीछे कॉमन ले लिया और फिर ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ बची। ये आपको कैलकुलेशन में ऐसा कर सकते हो क्योंकि हमें बेसिकली एस टेंड्स टू जीरो है, एस टेंड्स टू इन्फाइनाइट है, तो पुटिंग के टाइम हमें ये जो है इस प्रकार से फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो देखिए जब हमने ऐसा किया तो अंदर अंदर एस रखना है। अब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ एस रख दो, अगर यहाँ एस रखोगे तो पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें सिर्फ अंदर अंदर की तरफ रखना है जीरो। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ जीरो रखो, यहाँ जीरो रखो, यहाँ जीरो रखो, यहाँ जीरो रखो, क्योंकि देखिए हमें इस वाले को जो है वो सेटिस्फाइड करवाना है, इस वाले की वैल्यू चाहिए जब एस टेंड्स टू जीरो। तो अब देखिए जब हमने सिर्फ तरफ जीरो रखा यहाँ पे तो यहाँ 1 + 0 बचा, यहाँ भी पूरा जीरो हो गया, 0 + 2 बचा, तो लास्ट में ओवरऑल 8/2 आया और बाहर तो 1/4s था ही। ये हमें जब सॉल्व करोगे तो 8/8s बनेगा, पीछे बचेगा 1s, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा तो 1/s बनेगा हमारे पास लास्ट में जब s टेंड्स टू जीरो रहेगा। इसी प्रकार जब s की इन्फाइनाइट के हिसाब से बात करेंगे तो अगेन हमें एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए। अब देखिए आपको एक ध्यान रखना है चीज़, आपको पता भी होगा कि जब इन्फाइनाइट की वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इन्फाइनाइट पुट करते टाइम वो सारी की सारी वैल्यू इन्फाइनाइट बन सकती है। इसीलिए हमें फॉर्मेट ऐसा रखना है कि पीछे कुछ वैल्यू बचनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला फॉर्मेट बना था हमने इसी में वैल्यू पुट कर दी ताकि हमारे पास +3/4 है, क्योंकि आप इन्फाइनाइट की टर्म को जीरो में चेंज करने का चांस रहता है हमारे पास, क्योंकि हम जब इन्फाइनाइट को नीचे बट्टा में लेके आ जाते हैं, हर में लेके आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको जीरो बनाते हैं, क्योंकि जब ये मैथ कहता है ऐसा। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लस में कुछ रखते हैं ताकि हमें लास्ट में यदि ओवरऑल वैल्यू जीरो बन जाए ये वाली, तो भी हमारे पास कुछ पीछे वैल्यू बचेगी, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसीलिए देखिए हमने कुछ बनाया, ये वाला हमने अलग रखा, ये वाला अलग रखा। अब यहाँ हमने s³ से भाग दे दिया, तो ये वाले टर्म में कुछ इस प्रकार से है, इनफाइनाइट की वैल्यू रखोगे तो ये ओवरऑल जीरो बन जाएगी। अब ये ओवरऑल वैल्यू जीरो बन गई, ये वाली जो वैल्यू थी ये ओवरऑल क्या बन गई, जीरो बन गई, क्योंकि बट्टा में इनफाइनाइट आ गया तो सब जीरो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/इनफाइनाइट जीरो बनेगा, यहाँ पे लास्ट में 1 बचेगा, 0/1 बनेगा तो जीरो बचेगा, तो ओवरऑल जीरो बनेगा। और इस जीरो में जब 3/4 आप ऐड करोगे तो लास्ट में 3/4 ही बचेगा, यानी 0.75 बनेगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी होती है आपको। हो सकता है आप में से कईयों को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा हो, टफ लगा हो, लेकिन ये माइंड में रखना है ऐसी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम हो सकता है क्लिक ना करे, लेकिन फिलहाल ऐसा क्लिक करना चाहिए आपको। 2 से 3 बार आप ऐसे अलग से क्वेश्चन देखना, जो भी आपके पास बुक हो प्रीवियस ईयर्स की, जो भी आपके पास बुक हो इलेक्ट्रिकल की, उसमें आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस चीज़ की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए, फॉर द गिवन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया है इस प्रकार से और बोला है द सर्किट रियलाइजेशन इज शोन इन द गिवन फिगर, देन द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी आर, यानी हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आएगा माइंड में, आपके दिमाग में आएगा, अभी देखना क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, गिवन फिगर इज इन कोर फर्स्ट फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्या लिख दिया, तो देखिए इसका एक मैं और लाइन लिख रहा हूँ, ये भी बड़ा ध्यान से सुननेगा। core and first forms of realization are used for ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। क्या क्वेश्चन बन चुका है कि बताइए, जो ये ऐसा सेंटेंस लिख दिया उसने, क्वेश्चन में लिखा था और बोला कि कॉर एंड फॉस्टर फॉर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, ये मैं ईएससी की बात कर रहा हूँ, ईएससी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कॉर एंड फॉस्टर फॉर्म्स ऑफ रियलाइजेशन आर यूज्ड फॉर, फिर ऑप्शन में बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, जिसमें लिखा था, जिस ऑप्शन में लिखा था ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन, वो ऑप्शन हमें सही करना था, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया इसको। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये कॉर फॉस्टर ये क्या चीज़ें हैं, मैंने क्यों लिखा है इसको, तो देखिए बेसिकली ये सारा खेल किस चीज़ का है। तो आमतौर पे अभी तक हमने क्या किया था, हमें सर्किट दे रखा था और हम इक्वेशंस निकाल रहे थे, अभी तक यही कर रहे थे, हम सर्किट की चीज़ों से इक्वेशन निकाल रहे थे। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन दे देते हैं और फिर उससे हमें सर्किट की चीज़ें निकालनी होती है। जैसे इक्वेशन देखिए हमें यहाँ दे दी है इस प्रकार से, ये वाली इक्वेशन हमें दे दी यहाँ पे जेड की फॉर्म में, और यहाँ से हमें पूछ लिया सर्किट की ये वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे खेल उल्टा हो गया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सर्किट की चीज़ों से इक्वेशंस निकाल रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या हो रहा है, इक्वेशन दे दी है और उससे हम सर्किट की चीज़ों का आइडिया लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आएगी दिमाग, नई चीज़ें पिक्चर में आती है, रोल में आती है, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें से एक है कोर एंड फॉस्टर फॉर्म्स। इसको थोड़ा देखते हैं, ये फॉस्टर फॉर्म क्या चीज़ है। तो देखिए बेसिकली फॉस्टर फॉर्म काम आती है जब हमारा इस प्रकार से जो है सर्किट का पैटर्न होता है। ये सर्किट का पैटर्न है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, फिर एक इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल सेट है, फिर ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ऐसा जब होगा तो फॉस्टर की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन यदि देखिए इस प्रकार से यदि फॉर्मेट बनता है, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर और ये दोनों फिर पैरेलल में, इस प्रकार से यदि फॉर्मेट बनता है
तो हम फोस्टर फॉर्म सेकेंड इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ऐसे एक बार दिमाग में बसना है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि बाद में क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, तो उसको बाद में आप देख सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल यहाँ आप एक बार इसका पूरा गेम समझ लो, इसका इंट्रोडक्शन समझ लो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, ताकि जब आप डिटेलिंग में पढ़ोगे चीज़ें तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इस टाइप के जो सर्किट का पैटर्न होगा उसके लिए हम फॉस्टर फॉर्म सेकेंड इस्तेमाल करते हैं। और फॉस्टर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज आपने 12th 11th क्लास में देखी होगी, तो नहीं भी देखी हो तो अभी देख लेना कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे होता है। आप कहीं भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्टर फॉर्म एक इस प्रकार के सर्किट में इस्तेमाल आती है, इस प्रकार के पैटर्न में, और एक इस प्रकार से, और इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद आती है कोर फॉर्म। अब कोर फॉर्म क्या होती है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यहाँ काम आती है जब इंडक्टर कैपेसिटर इस प्रकार से सर्किट बन रहा हो। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हमें भी कुछ इस प्रकार से सर्किट गिवन है। यहाँ पे देखिए इंडक्टर कैपेसिटर, इसीलिए मैंने लिखा था गिवन फिगर इज इन कोर फर्स्ट फॉर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था। तो अभी वापस चलते एक बार अपने कोर फॉर्म में कि मैं क्या बता रहा था। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जब इस प्रकार का सर्किट बनता है तो हम कोर फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं, और यदि इस प्रकार से बना हो कि कैपेसिटर इंडक्टर इस प्रकार से यदि बन जाए तो हम कोर फॉर्म सेकेंड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कोर फॉर्म के लिए हमें जो नीड होती है वो होती है CFE, यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। ये चीज़ मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन का क्या मतलब है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो इस प्रकार से दिया था तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली हिंट होता है कि जब इस प्रकार का डायग्राम देवे या इस प्रकार का देवे तो हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो हमारा इसमें क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है वो कोर फर्स्ट फॉर्म में गिवन है। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें CFE यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना होगा, यानी बेसिकली भाग देना होगा। जो हमें गिवन है Z वाला, ये वाला, तो इसमें हमें यहाँ भाग लेंगे। इसको जब आप अंदर सॉल्व करोगे नीचे वाले को तो ये 2SQ + 3S बनेगा। इसमें यहाँ पे भाग देना है। तो भाग किस तरह से देंगे वही हमारा यहाँ पे कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन का रोल आएगा। तो देखिए अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैंने ऐसे नोट्स बना रहा था इसके तो यहाँ मैंने गलती से 2S² लिख दिया था, तो ये 2S³ है, 2S² नहीं है, 2S³ है। ठीक है, ये आपको इस पूरे इसमें जब मैं करूँगा ये वाला तो आपके माइंड में रखना है। यहाँ भी देखिए 2S³ है। ठीक है, ये आपको मैंने गलती से यहाँ पे 2S² लिख दिया है, तो 2S³ है। ये आप जब खुद के नोट्स बना रहे हो यदि तो वहाँ 2S³ लिखना है आपको। तो अब देखिए कैसे करेंगे, भाग कैसे देंगे। आमतौर पे इसमें भी दिक्कत आती है, बच्चों को हार्ड लगता है, तो आज आसान लगेगा आपको, क्योंकि देखिए सबसे पहला इसका तरीका ये होता है कि हम मल्टीप्लाई किससे करें। जैसे यहाँ मैंने 2S से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो मैंने 2S से क्यों किया, तो देखिए इसका तरीका ये होता है कि जो अंदर लिखा होता है उसका पहली टर्म वो क्या है 4S4, और इसका जो हम बाहर लिखा है वो है 2S³। ठीक है, ये 2S³ है, तो 2S³ है, तो जो 4S4 में 2S³ का भाग दे दो, यानी इसकी पहली टर्म मैं इसकी पहली टर्म का भाग दो। तो जब आप 4S4 में 2S³ का भाग दोगे तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और S³ से S4 कट जाएगा, तो पीछे S बचेगा, यानी ओवरऑल 2S बचेगा। इसीलिए 2S से गुणा करेंगे। तो जब 2S से अंदर गुणा करोगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बनेगा 4S4 + 6S², ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा S²। फिर यहाँ पीछे +1 है, तो +1 यहाँ पे अपन यहाँ इस प्रकार से ये +1 यहाँ लिख देंगे, तो पीछे यहाँ S² +1। अब इस S² +1 का कंटिन्यूड फ्रैक्शन के हिसाब से फिर इसमें भाग देंगे। ये क्या है 2S³ + 3S है, तो 2S यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो जब इसको अगेन, अब इसकी पहली टर्म क्या है 2S³ है, यहाँ पे 2S³ है, यहाँ इसकी पहली टर्म क्या है S² है, तो 2S³ में S² का भाग दोगे तो पीछे क्या बचेगा 2S, तो यानी अगेन यहाँ पे 2S से मल्टीप्लाई करना है, तो 2S से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यहाँ बचेगा 2S² + 2S। तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ इस प्रकार से जब सॉल्व करोगे इसको ऐसे तो कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा देखिए 3S में से 2S घटाओगे तो S बनेगा। अगेन S² में S का भाग लगोगे, इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म में, इसकी पहली टर्म S², इसका पहले टर्म S, तो भाग लगाओगे तो पीछे S बनेगा, और यहाँ पे जब आगे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, पीछे 1 लगाओगे तो यहाँ पे S आएगा, तो S से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस में आ जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, शुरू में मैंने आपको बता दिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बाद में वही रिपीट करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि जो पहली टर्म आती है यहाँ पर जो मिलता है आपको वो होता है Z1 सीरीज का। यहाँ जो मिलता है, जो अभी यहाँ पे Y2 मिलता है जो हमारे यहाँ पैरेलल में है, यहाँ पे मिलेगा Z3 जो हमारे सीरीज में है, और यहाँ पे Z बाद में मिलता है Y4 जो कि पैरेलल में है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सर्किट के हिसाब से। ये वाला, ये जो चीज़ जब हम भाग दे रहे होते हैं
तो फिर पहले हमें ये मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है। ये जब हम भाग दे रहे होते हैं उसके हिसाब से हमें चीज़ें मिल रही होती है। तो वही मैंने अभी यहाँ पे उसमें लिखा था कि पहले हमें मिलेगा सीरीज वाली, फिर पैरेलल वाली, फिर सीरीज वाली, फिर पैरेलल वाली। तो इसको जब हमने कंपेयर किया तो देखिए, बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहाँ मैंने लिखा सीरीज में 2s सबसे पहला वाला। तो जब आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में सबसे पहला ये है, ये वाला, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। इसके बाद देखिए, अगर आपको क्रॉस चेक भी करना हो कि आपने भाग सही दिया है कि नहीं दिया है, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए इसके बाद इसकी वैल्यू इसने खुद ने दी है 2, तो क्या हमारे भी वैल्यू 2 आई है? तो अभी देख लेंगे, ये देखिए हमारी वैल्यू भी 2 आई है, 2s। तो इससे पता चलेगा कि बिल्कुल हमने सही कहा है। इसी प्रकार देखिए हमने बाद में s आया, यानी वैल्यू 1 आई है। s का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद जो सीरीज है वो 1 आना चाहिए, और बाद में भी 1 आया, यानी C4 वैल्यू 1 आई है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ये देखिए इसने 1 दे रखा, यानी हमने सही किया है, और ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई। तो बेसिकली हमें ये दो वैल्यू पता चल गई, तो और इन दोनों से हमें अपना क्रॉस चेक हो गया कि हमने सही किया गलत किया है। और जब हमने सही किया है तो इसकी वैल्यू भी सही पता चल गई हमें। तो एल और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस भाग की वजह से पूरा कंपेयर करके हमने निकाल लिया। तो क्या वैल्यू आई, एल की वैल्यू 2 आई और सी की वैल्यू 1 आई। बहुत ही देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो बड़े ही आराम से एक बार खुद आप बिना देखे इसको करना। एक बार आप लेक्चर देखिए अच्छे से, फिर आपको ये जो क्वेश्चन है वो बिना देखे करना है। ये सारा का सारा भाग जो है बिना देखे करना है। और इसमें एक चीज़ अगेन जो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ मैंने गलती से लिखा है 2s², एक्चुअली ये 2s क्यूब है। मैंने गलती से यहाँ पे पीछे जो स्क्वायर लगा दिया, माइंड में मेरे 2s क्यूब भी चल रहा था, लेकिन लिखते टाइम मैंने 2s² लिख दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो मैंने खुद से बनाया है थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट बनाया है, इससे भी सवाल बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सर्किट वी विल गेट फॉर ZS बराबर ये, मतलब आपको एक और इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन से सर्किट पता करना है, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है ये वाला, कि मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी है ZS की फॉर्म में इस प्रकार से, और बोला है कि हम किस प्रकार का सर्किट पता मिलेगा हमें, किस प्रकार का इस इक्वेशन से। RC टाइप का मिलेगा, RL टाइप का मिलेगा, LC टाइप का मिलेगा, या RLC टाइप का मिलेगा, ये हमें पता करना है। हमें इस प्रकार से इक्वेशन दे दी है। तो देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, जो मैंने आपको कहा था ना कोर फॉर्म, उसका एक आगे का थोड़ी चीज़ है, वो मैं इस क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो देखिए जो कोर फॉर्म फर्स्ट और सेकंड होती है, उसमें हमें सर्किट के टाइप पे ध्यान रखना होता है। तो देखिए जो ये RC होता है, ZRC, या फिर ऐसे बोलो YRL, यहाँ देखिए RC RL ये चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RC टाइप का बनेगा, RL टाइप का बनेगा, तो किसके लिए कौन सी फॉर्म आएगी, ये आप अभी ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको इस लेक्चर का फ़ायदा मिलना चाहिए। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो वो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अभी आपको ये चीज़ माइंड में बस जानी चाहिए। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में RC बनेगा, RL बनेगा, तो वो किस हिसाब से पूछ सकता है आपको, या तो RC RL पूछेगा, या बोलेगा यहाँ कोर की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये भी पूछ सकता है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने आपको RC RL के हिसाब से बात की है। हो सकता है कि वो कोर फॉर्म फर्स्ट बनेगी या कोर फॉर्म 2 बनेगी, ये भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो सीधा रिलेशन है वो सर्किट के टाइप से है। तो यदि आपका ZRC, देखिए RC में भी ZRC, और यदि आप एडमिटेंस के हिसाब से बात करोगे तो RL, दोनों एक ही चीज़ है। तो RC की बात करोगे यदि, तो आपको कोर फॉर्म फर्स्ट लेनी है Z के हिसाब से, लेकिन यदि एडमिटेंस के हिसाब से RC की बात करोगे तो कोर फॉर्म सेकंड लेनी है, और फिर उसका उल्टा हो जाएगा, एडमिटेंस में RL हो जाएगा। तो माइंड में क्या रखना है आपको, देखिए माइंड में क्या रखना है, माइंड में रखना है कि यदि Z के हिसाब से रखना है, माइंड में हमेशा आपको Z के हिसाब से चलना है, और एडमिटेंस का फिर अपने आप ही उसका उल्टा हो जाएगा। तो अभी Z के हिसाब से आपको माइंड में रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो Z के हिसाब से जब भी RC होगा तो हम कोर फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, और Z के हिसाब से जब भी RL होगा तो हम कोर फॉर्म सेकंड इस्तेमाल करेंगे। या इसका यूँ उल्टा बोल दो कि कोर फॉर्म सेकंड कब इस्तेमाल करेंगे, जब RL होगा, और कोर फॉर्म फर्स्ट कब करेंगे, जब RC होगा। माइंड में रखना कि लिंक क्या है कोर फॉर्म फर्स्ट का RC से, और कोर फॉर्म सेकंड का RL टाइप के सर्किट से Z में, एडमिटेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है, आपके सवाल डायरेक्ट बन जाएगा इससे, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा ये लेक्चर देखने का। हो सकता है कि आपको इसकी डिटेलिंग नहीं पता हो, समझ में भी ना आ रखा हो कि क्या हो, लेकिन ये चीज़ें आपको माइंड में याद होनी चाहिए, एक तरीके से ऐसे सोच लो। इसलिए मैंने लिखा है कीप इन माइंड, क्योंकि हमको बेसिकली एग्जाम में नंबरों का यदि फ़ायदा होगा तो और क्या चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आए, आपको जो बेसिक चीज़ें वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलग से हाईलाइट होगी तो फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो देखिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि RC RL कब बनेगा, ZRC कब बनेगा, ZRL कब बनेगा, ये हमें पता चलेगा कब। तो इसके लिए देखिए ये तरीका होता है कि जब भी आपको अपने ZS की इक्वेशन से इस टाइप का पैटर्न मिले, अब ये क्या है, तो ये है बेसिकली पोल और जीरोज़। पोल और जीरोज़ क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा, आगे मैं निकालूंगा।
तो देखना है। तो हमको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि यदि आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाए, यानी आपको ज़ीरो, आपको पोल से शुरुआत हो, तो आपको जो है आर सी बनाना है। जेड आर सी बनेगा जब पोल से शुरुआत हो जाए, यानी पहले ग्राफ में पोल आ जाए। लेकिन यदि ग्राफ में पहले जीरो आ गया, अभी जीरो क्या है बताऊंगा अभी, तो आपको आर एल बनाना है जेड के हिसाब से, और इम्पिडेंस के और एडमिटेंस के हिसाब से वाई आर सी बनाना है स्टार्टिंग विथ जीरो। ये आपको माइंड में बसा लेना है कि जेड एस की इक्वेशन दे रखी हो, और यदि स्टार्टिंग विथ पोल हो जाए तो जेड आर सी बनेगा, और यदि जेड आर सी और जेड एस दे रखा हो और जीरो से स्टार्ट हो जाए तो आर एल बनेगा। ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब हम पोल निकालेंगे। तो जो मैंने इक्वेशन दी थी आपको क्वेश्चन में, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन से ये वाला, इसमें मुझे पोल और जीरोज निकालना है। तो पोल क्या होता है, जो नीचे वाले टर्म होती है एस वाली, इसको जीरो के इक्वल करना होता है। तो वो जो आपको एस की वैल्यू मिलती है वो होती है पोल। और जीरोस क्या होते हैं, जो ऊपर दे रखा होता है एस की टर्म्स, उसको जीरो के इक्वल करना होता है। फिर वहाँ से जो एस की वैल्यू मिलती है वो जीरोज होता है। ये पोल और जीरो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एस को जो नीचे वाले हैं उनको जीरो रखेंगे। तो नीचे एक तो एस खुद है, तो यहाँ से तो आपको एस बराबर जीरो मिल गया। एक एस प्लस थ्री भी था। जितनी भी एस की टर्म्स है उनको जीरो के इक्वल करना है। तो जो नीचे वाली एस की टर्म्स है वहाँ से हमें पोल मिलेगा जब उन्हें जीरो के इक्वल करेंगे। तो एस बराबर जीरो किया तो हमें एक तो ये वैल्यू मिल गई। एक एस प्लस थ्री भी टर्म है, तो यहाँ से जब हमें क्या मिला, एस बराबर -3। ये सारे पोल मिले। अब जीरोज़ वाली बात आ गई, तो जो ऊपर वाली टर्म है एस वाली, उनको जीरो के इक्वल करेंगे। तो एक एस प्लस टू है, उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो एस -2 मिलेगा। एस प्लस फोर है, उसको जब जीरो के इक्वल करोगे तो एस बराबर -4 मिलेगा। ये जीरोज़ मिल गए। अब इनको पुट करेंगे ग्राफ में। तो देखिए पुट कैसे करेंगे। अब जीरो कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा, यानी यहाँ से हमें जीरो मिला। फिर जो पोल है वो -3 है, तो पोल को ऐसे बताते हैं, ठीक है, और जीरो को ऐसे ऐसे हम ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पोल बता दिया। फिर है जीरो -2, तो यहाँ आएगा। फिर -3 जो कि पोल है, तो इसको ऐसे बनाया। फिर -4 तो इसको ऐसे बनाया। तो अब देखिए हम क्या समझिए, हमें क्या मिला, हमें मिला कि जो शुरुआत है हमारी वो पोल से हुई है। और मैंने अभी आपको कहा था कि यदि स्टार्टिंग पोल से हो जाए तो सर्किट कैसा बनेगा, आरसी सर्किट बनेगा, यानी कोर फॉर्म फर्स्ट बनेगा। तो यहीं से मेरा जो ऑप्शन है वो ए से हो जाएगा कि आरसी सर्किट बनेगा। और एक क्वेश्चन बनता है, आपको ऐसा जेड की फॉर्म दे देंगे और बोलेगा कि किस टाइप का सर्किट बनेगा। तो उस टाइम आपको इतना डिटेलिंग नहीं पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन जितना मैंने अभी बताया है इस लेक्चर में उतना पता होगा तो काम चल जाएगा। इसकी बहुत डिटेलिंग होती है, इसका अलग से लेक्चर बन जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप अपने हिसाब से पढ़िए डिटेलिंग में। लेकिन मैं फिलहाल चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा कि हमें तो बस ये देखना है कि पोल और जीरोज कैसे बनेंगे। यहाँ पोल से स्टार्टिंग हो रही है तो यानी कि आरसी सर्किट बनेगा। मैंने यही पूछा था कि कौन से टाइप का सर्किट बनेगा। तो यहाँ से आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का सर्किट जो है बनेगा। ये वाला आरसी सर्किट सही ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कराया था पैटर्न में दोनों कि कौन से पैटर्न सही है। ये देखिए यहाँ पे अगेन एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ये वाला यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इसमें कि इस टाइप का हो तो जेड आर सी बनेगा। तो इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से करा रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि आपके माइंड में हाईलाइट हो जाए। तो ये आज के लेक्चर की बात थी, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए ये जो भी लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ राजस्थान जैन के हिसाब से, मुझे पता है कि मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकता, लेकिन मैं वो चीज़ें कवर ज़रूर कर रहा हूँ। इन सभी में अच्छे से समझा के जो हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है। बाकी जो आप अपने हिसाब से आपको जो भी 1 बाय 1 चीज़ें पढ़नी है वो तो पढ़नी पड़ेगी। मेरे लेक्चर तो छोटे छोटे होते हैं, 20 मिनट के, 25 मिनट के, 15 मिनट के, तो वो आपको हेल्प करेंगे, पुश करेंगे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके फ्रंट माइंड में चीज़ें चलेगी वो आपको नंबर दिलाएगी। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम, और अच्छे से समझाता भी हूँ, क्योंकि आप बुक से पढ़ते हो तो जाहिर, अभी तो कोचिंग वगैरह भी आप लॉकडाउन की वजह से, कोरोना में वजह से ऑफलाइन कोचिंग्स वैसे भी नहीं है। तो आप में से जो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हो तो हो सकता है कि अभी वो नहीं जा पा रहा हो, तो यहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और यदि ऑनलाइन में देखोगे तो आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन सही कराने में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं ऐसा लेक्चर बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आसान भाषा में पढ़ाई के लिए देखना है स्टडी महागुरु चैनल, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।